एसआईपी करना चाहते हैं या फिर एसआईपी कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे का लॉजिक आपको नहीं पता है कि एसआईपी किस फंड में करनी चाहिए, किस फंड में कितना रिस्क है, आपके एज के अकॉर्डिंग आप एसआईपी में कितना रिस्क ले सकते हैं, वही सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही साथ एसआईपी का कंपाउंडिंग पावर क्या है वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसके बाद वाला वीडियो और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एसआईपी आप लोग कर रहे हैं या एसआईपी का हर किसी ने नाम सुना होगा, लेकिन एसडब्ल्यूपी क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, एसआईपी किन लोगों के लिए है, एसडब्ल्यूपी किन लोगों के लिए है, साथ ही साथ एक और टर्म है एसटीपी। ये शायद आप लोगों ने इंटरनेट पे कुछ लोगों ने देखा होगा, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग एसटीपी के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो भी उस वीडियो में बात करेंगे। सो फिलहाल अभी हम बात करते हैं कि एसआईपी क्या है, किस तरीके से वर्क करती है, किस एज लिमिट के लिए कौन सी एसआईपी बेस्ट है। एसआईपी क्या होती है, पहले हम ये बात कर लेते हैं। एसआईपी इट मींस कि आप एक अपना जो सैलरी पार्ट है या फिर आप अपना बिजनेस है उसमें कुछ बचाकर अमाउंट को एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं महीने भर का। कुछ लोग 5,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग 10,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉर फ्यूचर प्लानिंग, कि हम लोग 10 ईयर्स 15 ईयर्स के टेन्योर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि साथ ही साथ हमको कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिले। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। एसआईपी हम 3 तरीके से कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके। आप या तो चाहें तो एसआईपी डायरेक्टली इक्विटी मार्केट में करिए, इक्विटी मार्केट यानी कि डायरेक्टली स्टॉक्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं, उसमें आप एज एसआईपी के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इक्विटी मार्केट हाईली रिस्की होता है, तो इक्विटी को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, इक्विटी के बाद हम ईटीएफ में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि अभी ट्रेंडिंग है, आप लोगों ने सुना भी होगा। ईटीएफ में भी आप एसआईपी के अकॉर्डिंग फंड अपना यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम म्यूचुअल फंड्स में चले जाते हैं, जो जनरली मोस्टली लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी प्लान कर रहे हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में भी कई कैटेगरी है। पहली चीज तो मैं आपको आपकी एज के अकॉर्डिंग बताना चाहूंगी कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। हमारे पास 3 कैटेगरी के लोग हैं, जो या तो बिलो 30 हैं, जो बिलो 30 की एज में एसआईपी प्लान कर रहे हैं। साथ ही साथ ये लोग चाहते हैं कि हमको हाई रिटर्न्स मिले, हाई रिटर्न्स भी मिले, और क्योंकि बिलो 30 है इट मींस दैट कि उतना रिस्क हम ले सकते हैं, हाई रिटर्न्स मिले। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। ऑब्वियस चीजें, हाई रिटर्न्स है, यहाँ पे लिख देती हूँ। हाई रिटर्न्स मींस दैट हाई रिस्क भी रहेगा, ग्राफ इनका बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। हाई रिटर्न हाई रिस्क आप बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, एक आपके पास ऑप्शन है कि आप बिलो 30 नहीं है, 30 से 60 के बीच में है। 30 से 60 के बीच में आपका एज आता है ना, आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, आपके ऊपर लाइबिलिटीज भी है, उन लाइबिलिटीज को भी आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आप कौन सा ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम एक मॉडरेट रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मॉडरेट रिस्क। आप ज्यादा रिटर्न्स नहीं एक्सपेक्ट करते हैं, ज्यादा रिस्क आप नहीं ले सकते हैं, एक मॉडरेट रिस्क आपके पास है, रिटर्न्स भी हमको अच्छा मिले लेकिन मॉडरेट रिस्क पे मिले। एक होता है रिटायरमेंट का फेज, यहाँ पे मैं वो भी लिख देती हूँ। एक आप मान के चलिए आप जा रहे हैं आफ्टर 60। यहां पे क्या होगा, यहां पे आप लो रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ हम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, लो रिस्क विथ लो रिटर्न्स, ठीक है। ये 3 क्राइटेरिया से, अब इन तीनों क्राइटेरिया में बेसिकली म्यूचुअल फंड्स में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है हम उसकी बात करेंगे। इन तीनों क्राइटेरिया में कि हाई रिस्क हाई रिटर्न्स के लिए हमको कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे हम म्यूचुअल फंड्स का सिलेक्शन करें, क्या सिर्फ हमको वो 3 इयर्स में क्या रिटर्न्स दिया है, 5 इयर्स में क्या रिटर्न्स दिया है, सिर्फ वही सोच के हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर उसके पीछे और भी चीजें हमको देखनी चाहिए, वो भी हम देखेंगे। मॉडरेट रिस्क में कौन सा है, लो रिस्क में क्या रहेगा, वो हम बात करेंगे। चलिए लेके चलती हूँ आपको स्क्रीन पे, या आपको एंजल 1 का दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आ जाते हैं। एंजल 1 पे आपको म्यूचुअल फंड्स करके एक ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आप चले जाएंगे तो वहां पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करने के आपके पास काफी सारे फिल्टर्स दिए हुए हैं। ये फिल्टर्स वही एज क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं तो आप किस में पैसा लगाएंगे, आप चले जाइए स्मॉल कैप फंड्स में, आप चले जाइए निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड्स में, या फिर आप चले जाइए डायरेक्टली इक्विटी बेस्ड फंड में, ठीक है। अगर आप मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं तो आप हाइब्रिड वाले ऑप्शन में चले जाइए। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूंगी, हाइब्रिड वाले फंड्स वो होते हैं जो इक्विटी लिंक्ड प्लस डेब्ट फंड दोनों को मर्ज करके आपको मिलेंगे। वो एक मॉडरेट रिस्क वाले होते हैं। ऑब्वियसली उसका रिटर्न्स रिस्क वाले से यानी कि इक्विटी फंड से कम होगा, लेकिन थोड़ा सेफ रहेगा कंपैरिजन टू इक्विटी फंड्स। अगर आप आफ्टर 60 है, रिटायरमेंट के फेज में है, लेकिन आपके पास फंड है, आप चाहते हैं कि उस फंड एज अ कंपाउंड होता रहे, उसका रिटर्न्स आपको मिलता रहे, तो आप डायरेक्टली डेब्ट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे आप देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है एसेट क्लास का। यहाँ पे डेब्ट फंड का ऑप्शन है, इक्विटी का ऑप्शन है, हाइब्रिड का ऑप्शन है। देखिए सबसे पहले मैं आपको डेब्ट फंड पे ले जाना चाहूंगी। यहाँ पे 17 फंड्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आप रिटर्न्स देख सकते हैं। यहाँ देखिए रिटर्न्स देख सकते हैं 7% पर ईयर। जैसे मैंने कहा रिटर्न्स आपको कम ही मिलेंगे। ये एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, आप चाहे तो ये सारे फंड्स को एड ऑन कर सकते हैं, लेकिन डेब्ट फंड में मिनिमम आप 7% 8% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये डेब्ट फंड रहा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, हमको डेब्ट फंड में नहीं जाना है, हम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो आप सिंपली इक्विटी फंड में चले जाइए।
इक्विटी फंड में 12 फंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां पे देखिए 1 ईयर का 33% रिटर्न। ठीक है, अगर हम बात करें और भी हम बात कर लें, बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए 33%, 30%, ये हुआ इक्विटी फंड्स, हाई रिस्की फंड्स जो बिलो 30 है, इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो लोग इसमें इन्वेस्ट के बारे में सोच सकते हैं। एक है आपके पास हाइब्रिड फंड, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो एक मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं। ये देखिए हाइब्रिड फंड में इक्विटी लिंक से कम रिटर्न आपको मिलेगा, 21%, 21%, 20% समथिंग, लेकिन ये इक्विटी फंड से थोड़ा सेफ रहेगा। यहां से आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो का भी ऑप्शन आता है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स कंपनी आपसे एक्सपेंस रेशियो लेती है फॉर बाइंग, जो कि 2%, 3%, हर एक म्यूचुअल फंड्स का अलग अलग होता है। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए का फंड लगा रहे हैं तो 2% का एक्सपेंस रेशियो लगेगा, यानी कि 2,000 रुपया उनका चार्ज रहेगा। आपका पूरा फंड नहीं यूज होता है, वहां पे 98,000 रुपीज का ही फंड इन्वेस्ट होगा। ठीक है, ये तो हुआ म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शंस। आप चाहें, आप हाई रिस्क में है तो आप इक्विटी फंड्स, डायरेक्टली इक्विटी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप ईटीएफ में भी पैसा लगा सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये क्या होता है, कैसे इसमें आपको इन्वेस्ट करना होगा, उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इसी चैनल पे जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली इसका कंपाउंड इंटरेस्ट काम कैसे करेगा। हम तीनों के लिए बात करेंगे, तीनों के लिए कैसे वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल 5,000 रुपीज, ये हर किसी के लिए पॉसिबल है, तो हम मान के चलते हैं 5,000 रुपीज मिनिमम आप फंड यूज कर रहे हैं। ठीक है, कितने साल के लिए आप पैसा लगाना चाहते हैं? हम मान के चलते हैं हमने 10 साल के लिए पैसा लगाया, कितना मिनिमम हम मान के चलते हैं कि हमको सिर्फ 12% का रिटर्न मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपने 10 साल में टोटल 6 लाख रुपए का अमाउंट लगाया और यहाँ पे आपको 11,61,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, 5,61,695 रुपीज। ये जो अमाउंट है ये आपको इस पे इंटरेस्ट मिला, ये कंपाउंड होकर मिला है। अब क्या होता है कि ये लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म में आपका टैक्सेस लगता है, तो यहाँ पे जो भी 12.5%, 15% जो टैक्स है वो ये जो आपने इन्वेस्ट किया है 6 लाख रुपए, इस पे नहीं लगेगा। लेकिन जो आप 5,61,000 रुपीज कमाए हैं, इस पे आपको टैक्स पे करना होगा। ये टैक्स क्रेडिट करके फिर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ हाई रिटर्न्स वालों के लिए। 12% हमने मान के चला। कुछ लोग 15% भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इक्विटी और दोनों में। अगर इक्विटी निफ्टी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ आप म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी लिंक्ड में कर रहे हैं, तो आप 15% भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए 15% की या तो इन्वेस्टेड अमाउंट उतना ही रहा 6 लाख रुपीज, लेकिन वहां पे प्रॉफिट हमको 7,93,000 रुपीज का, और आप अमाउंट देख सकते हैं 13,93,000 रुपीज आप 10 ईयर्स में अर्न कर चुके हैं। अब हम मान के चले कि हमने डेब्ट फंड में पैसा लगाया और सिर्फ हमको 5% मिल रहा है, 4% मिल रहा है। अब देखिए, अगर आपने 5% के 10 साल में अगर आपने अर्निंग किया तो 6 लाख रुपीज का आपका इन्वेस्टमेंट लग रहा है, 7,79,000 रुपीज वो हो चुका है। आपको जो रिटर्न्स मिला है 1,79,000 रुपीज का मिला है। तो जैसे जैसे आप ज्यादा सेफर लेवल पे जाएंगे, वैसे वैसे आपका प्रॉफिट जो है वो कम होता जाएगा, रिस्क आपका कम होता जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जितना आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा, उतना बेहतरीन आप मार्केट से अर्न कर सकते हैं, उतना बेहतरीन आप मार्केट के रिस्क के साथ ट्रेड कर सकते हैं। एसआईपी का सबसे बोल सकते हैं कि एक अच्छा ऑप्शन एसआईपी के लिए ये भी है कि एसआईपी हम हर महीने कर रहे हैं। मार्केट ऊपर है तब भी हम एसआईपी कर रहे हैं, मार्केट गिर रहा है तब भी हम एसआईपी कर रहे हैं। एसआईपी हमारा कंटिन्यू चल रहा है। इट मींस दैट कि हमारा एक अच्छा एवरेज प्राइस एसआईपी में होता जाता है, इसलिए हम मिनिमम इतना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एफडी में भी 7-8% आपको रिटर्न मिल जाता है, लेकिन एफडी से ज्यादा 12-15% का रिटर्न हमको म्यूचुअल फंड्स में मिल जा रहा है। और अगर आप चाहें तो आपको अगर नहीं जाना है एफडी में, तो आप सिंपली डेब्ट फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी, किस तरीके से कौन सी एज क्राइटेरिया के लिए एसआईपी आपको करना है, कितना रिटर्न है। हाँ, एक और चीज, अगर आप ये 10 ईयर्स बढ़ाते हैं तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। देखिए आपको दिखा देती हूँ एक और। अगर मान के चलिए यही 5,000 रुपीज आपने 20 ईयर्स के लिए 12% के साथ अगर आपने लगाया है, तो आप देख सकते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट से भी इतना ही है। देख सकते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट जस्ट डबल हुआ है। 6 लाख की जगह हमने क्या किया, 12 लाख लगाया 20 साल में, लेकिन आप रिटर्न देखिए 37,95,000 रुपीज। तो आप कंपाउंड का इंटरेस्ट समझ चुके होंगे। मान के चलिए 20 नहीं, आप 30 साल के हैं और 30 साल तक आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, एसआईपी प्लान कर रहे हैं, तो ये देखिए अमाउंट आप देखिए। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है। ये पैसा मल्टीप्लाई होता रहता है एंड जब आप 60 के एज के हो जाएंगे तब आप बहुत अच्छा पैसा मार्केट से कलेक्ट कर चुके होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप चाहते हैं कि ऐसी ही एसआईपी पे और डिटेल पार्ट आपको मिले, कौन सी एसआईपी का सिलेक्शन हम लोग करें, क्योंकि इक्विटी लिंक्स में भी बहुत सारी एसआईपी है, तो कौन सी एसआईपी ज्यादा बेस्ट है, उन एसआईपी का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, तो वो सारा अगर आपका कमेंट बॉक्स में मिलेगा तो फिर मिला जाएगा उसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।